बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के जो लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही हैं उसमें मुझे बहुत सारे फॉलोअर्स की तरफ से एक ये पॉइंट कॉल आ रही थी कि सर आप जो उसमें डिवीज़न और शेड्यूल के रेट्स के बारे में बताते हैं वो हमें उस बात की समझ नहीं लगती, ज़रा प्लीज़ वो भी एक एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो मैंने भी फील किया कि उसमें हम ये मेंशन कर देते हैं कि फ़र्स्ट शेड्यूल की पार्ट फ़लाँ की डिवीज़न फ़लाँ के तहत फ़लाँ टैक्स का रेट है। ये हम जब ला पढ़ते हुए करते हैं तो वो किस तरह से है वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम अपने रेगुलर लेक्चर्स पे आएंगे। जैसे कि फ़र्स्ट शेड्यूल का जो पार्ट 1 है इसमें रेट्स ऑफ टैक्स के बारे में बात की गई है कि क्या रेट होगा, किस पे और किस तरह से चार्ज किया जाएगा। ये है फर्स्ट शेड्यूल, इसका पार्ट 1। और रेट ऑफ टैक्स में वो उधर हम जिक्र करते हैं डिवीज़न का कि डिवीज़न 1 में हमने जैसे पहले जिक्र किया था कि आप डिवीज़न 1 में अपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स के बारे में टैक्स रेट लगाएंगे। तो डिवीज़न 1 का जो आ रहा है वो क्या आ रहा है ये देखें, रेट ऑफ टैक्स ऑफ इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सनस पे उसमें बताया गया कि उनके रेट्स क्या हैं। ये जैसे देखें कि वेयर द इनकम डज नॉट एक्सीड 600,000 तो उस पर 0% होगा। और इसी तरह जो होगा वेयर द इनकम एक्सीड हो जाएगी 6,000 से उस पर 5% टू दिस रेट। इस तरह से ये सारे रेट्स जो हैं वो टेबल्स के बताए गए हैं। जैसे कि ये नया अगर आया है तो उसमें भी 6 लाख तक कुछ नहीं है, जहाँ इनकम एक्सीड कर जाएगी 6 लाख से उस पर फिर 15% टैक्स होगा। और ये एक मतलब स्लैब्स हैं, हर स्लैब के लिए मतलब प्रोग्रेसिव है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स का रेट बढ़ता है। ये तो हो गई डिवीज़न 1 का जैसे हमने किया। इसी तरह ये सारे टेबल्स जो आ रहे हैं जो जो हम डिवीज़न करते हैं उसकी फर्स्ट शेड्यूल के उसके मुताबिक उसका टैक्स चार्ज किया जाता है। जैसे कि डिवीज़न 1 में हमने एओपी और इंडिविजुअल की बात की थी। अब डिवीज़न 2 में जहां आएगा ना फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1, ये देखें फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 की डिवीज़न 2 है। तो ये किसकी है, ये रेट ऑफ कंपनीज की बात करते हैं कि कंपनीज पे टैक्स के क्या रेट हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्मॉल कंपनी का हमने जिक्र किया था तो उसमें 20% रेट है। अगर बैंकिंग कंपनी होगी तो उस पर 39% है। और अगर एनी अदर कंपनी होगी एनी अदर पे 29% है, बैंकिंग कंपनी पे 39% है। तो ये टैक्स का रेट है, ये डिवीज़न 2 में बताया गया है। इसी तरह डिवीज़न 2A है जिसमें रेट ऑफ सुपर टैक्स की जब हमारी बात हो रही थी तो सुपर टैक्स में मैंने बताया था कि फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 के डिवीज़न 2A में उसके सुपर टैक्स के रेट दिए गए हैं। तो ये है जैसे कि बैंकिंग कंपनी में बताया गया कि 18, 19, 20 और 22 तक जो है 4% होगा। पर्सन अदर दैन अ बैंकिंग कंपनी हैविंग इनकम इक्वल एंड एक्सीड टू 500 मिलियन तो उस पर 3%, 2%, 0 और आगे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिवीज़न है। जैसे कि डिवीज़न बी में हमने जिक्र किया था सुपर टैक्स ऑन हाई अर्निंग पर्सनस के बारे में हमने कहा था ना कि फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 की डिवीज़न 2B में है। तो वो 2B में जहाँ इनकम कहते हैं एक्सीड हो जाएगा 150 मिलियन से, वहाँ जो है फर्स्ट ईयर में 0% है, सेकंड ईयर में भी 0% है। जहाँ इनकम 200 मिलियन से हो जाएगी 1% ऑफ द इनकम, फिर 2% ऑफ द इनकम। इसी तरह जो है इसमें प्रोग्रेसिव जो है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वेयर इनकम एक्सीड 500 मिलियन से एक्सीड कर जाएगी तो 10% ऑफ द इनकम जो है इस आ जाएगा। इसी तरह फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 का जो डिवीज़न 3 का जिक्र किया था जिसमें रेट ऑफ डिविडेंड टैक्स के थे, तो वो डिविडेंड टैक्स के जो रेट थे वो भी इसमें बताए गए हैं कि क्लास ए है जैसे 7.5% इन केस द डिवीजन ऑफ इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो होंगे उनका जो है 7.5% होगा। इसी तरह जो आगे 15% है जर्नल रेट है। और REICT का जो है 0 इन केस ऑफ डिविडेंड स्कीम स्पेशल इतने हैं। व्हीकल का 35% है। 25% डिविडेंड रिसीविंग फ्रॉम द कंपनी नो टैक्स पेयर सच एज कंपनी ड्यू टू एग्जाम्पशन अगर किसी को है तो उस पे है। एक 15% भी हमारा जो जर्नल रेट है वो भी आ रहा होगा कहीं के डिविडेंड पे रेट जो है ऑफ टैक्स जो है वो 15%। हाँ, बल्कि ये प्रोवाइडेड द रेट ऑन डिविडेंड रिसीव्ड ऑन द म्यूचुअल फंड का ये 25% आ रहा है। तो इसी तरह ये आगे आगे डिवीज़न जो 3A है
रेट ऑन द प्रॉफिट ऑन डेट, प्रॉफिट ऑन डेट का ये रेट का बताया गया है, जहाँ प्रॉफिट ऑन डेट डज नॉट एक्सीड 500 मिलियन वो 10% है, और ये बल्कि चेंज हो गया है। अच्छा, और अगर वेयर प्रॉफिट डज नॉट एक्सीड 15% आ गया, और ये जहाँ एक्सीड कर जाता है 5 मिलियन से वहाँ 25 मिलियन तक 17.5% है। तो ये टैक्स के रेट हैं। इसी तरह डिवीजन 3B है टैक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन स्कूप का अगर रिसीव करते हैं डिविडेंड तो उसका भी ये दिया गया है। डिवीजन 4 का है रेट ऑन टैक्स ऑन सर्टन पेमेंट्स पे, जो हम बात कर रहे थे नॉन रेजिडेंट को। इसी तरह डिवीजन 5 आ गया रेट टैक्स ऑन शिपिंग और एयर ट्रांसपोर्ट इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन। तो इसमें भी जो है इन केस ऑफ शिपिंग इनकम 8% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट रिसीव। तो ये भी अब जो है हम जो पढ़ रहे थे उसमें आई थिंक आज का जो आएगा वो है सेक्शन 7। हमारा जो रूटीन के लेक्चर चल रहे थे वो सेक्शन 7 है, और सेक्शन 7 से पहले जो आपकी कॉल्स आ रही थी उस पर मैंने वो ना फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट फर्स्ट के डिविजन्स का बताया कि किस तरह से रेट बताया गया है। तो अब मेरा ख्याल है वो रेट वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि सबके साथ साथ बताता जाऊं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होता जाए। जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं टैक्स ऑन शिपिंग एंड एयर ट्रांसपोर्ट इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन। अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है और वो शिपिंग या बाई एयर ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज़ की, इसमें भी उसने बताया है कि डिवीजन 5 पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। तो हम डिवीजन 5 पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल में जाके देखते हैं। ये डिवीजन 5 है, ये पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 है, डिवीजन 5 है। रेट ऑन टैक्स ये है रेट ऑफ टैक्स ऑफ शिपिंग और एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ अ नॉन रेजिडेंट, ये हमने वैसे उधर पढ़ा था। तो जो है क्या रेट है, द रेट ऑफ इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 7 शैल बी इन केस ऑफ शिपिंग इनकम जो होगा 8% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट रिसीव्ड, जितनी भी अमाउंट वो रिसीव कर रहा है उसका 8% है। और वेयर द प्रॉफिट ऑन डेट एक्सीड कर जाएगा, अच्छा ये तो वो नीचे का आ रहा है, इन केस ऑफ अ ट्रांसपोर्ट इनकम 3% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट रिसीव्ड, यानी कि बी में 3% ग्रॉस अमाउंट का है और शिपिंग में 8% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट है। यानी कि ये अब इसका हमें पता चल गया कि ये टैक्स रेट इनके इस डिवीजन के मुताबिक हमारे चल रहे हैं। तो जैसे कि हमने अगर शिपिंग की बात करेंगे तो 8%, और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो फिर वो 3% होगा। तो इसमें क्या होता है, इस रेट से होगा फॉर एवरी नॉन रेजिडेंट कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑपरेटिंग शिप आर एयरक्राफ्ट। शिप या एयरक्राफ्ट का करता है एज ए ओनर आर द चार्टर देयर ऑफ रिस्पेक्ट के, अगर वो इसमें करता है तो उसको ये होगा। तो ग्रॉस अमाउंट रिसीव आर रिसीवेबल वेदर इन आउट और पाकिस्तान, यानी कि ये जो ग्रॉस अमाउंट जो रिसीव कर रहा होगा ना वो चाहे रिसीव है या रिसीवेबल हो गई है इन पाकिस्तान है या आउट ऑफ द पाकिस्तान है, फॉर द कैरिज ऑफ पैसेंजर लाइव स्टॉक मेल आर गुड्स एम्बार्क इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जब आ रही हैं तो वो, या फिर इसी तरह गुड्स मस्ट रिसीव आर रिसीवेबल पाकिस्तान फॉर कैरिज पैसेंजर आर लाइव स्टॉक मेल आर गुड्स एम्बार्क आउट ऑफ द पाकिस्तान, या पाकिस्तान से बाहर ला रहे हैं या पाकिस्तान के अंदर ला रहे हैं। तो इसमें जो हमने रेट्स पीछे पढ़े हैं डिवीजन 5 में वो रेट लागू होंगे। द टैक्स इम्पोर्ट अंडर सेक्शन 1 ऑन द नॉन रेजिडेंट पर्सन शैल बी कंप्यूटेड बाई अप्लाइंग द रेलिवेंट रेट ऑफ टैक्स ग्रॉस अमाउंट रेफर टू इन सब सेक्शन 1, जहाँ हमने 8% और 4% का जिक्र पड़ा ना ग्रॉस अमाउंट पे, उसके मुताबिक कहता है जी टैक्स चार्ज होगा। और दिस सेक्शन शैल नॉट बी अप्लाई ऑन द, यहाँ अमाउंट एग्जेम्प्ट होगी टैक्स की उस पे टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन जहाँ टैक्सेबल होगी उस पे लिया जाएगा। इसी तरह सेक्शन 7A है टैक्स ऑन द शिपिंग ऑफ अ रेजिडेंट कंपनी। पहले हम नॉन रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, अब रेजिडेंट की बात कर रहे हैं। इन केस ऑफ रेजिडेंट पर्सन एंगेज इन द बिजनेस ऑफ शिपिंग प्रेजेंटिव इनकम शैल बी चार्ज ऑफ द फॉलोइंग मैनर्स। तो उसे प्रेजेंटिव तौर पे कैसे किया जाएगा, उसमें ये होगा कि जो शिप है और शिप के साथ जितने भी अलाइड चीज़ें हैं जिसमें वो कश्तियाँ उसके पास शामिल होंगी, कोई एयर कार्गो उसका हो सकता है, जितना भी शिप के साथ सारी चीज़ें उसकी टग्स हैं,
ड्रेडजर्स हैं, सर्वे व्हीकल्स हैं, या जितने भी स्पेशलाइज क्राफ्ट वगैरह जो भी उसमें शामिल हैं, बेयर बोट्स हैं या चार्टर्ड फ्लाइंग ऑफ पाकिस्तान फ्लैग्स के जो भी हो रहे होंगे, उसके टनज के हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो कितना टन देना पड़ेगा? अमाउंट इक्विवेलेंट टू $1 पर ग्रॉस रजिस्टर्ड टनज पर एनम, यानी कि जितनी उसकी रजिस्टर्ड टनज है, जितने भी होगा तो $1 उसके मुताबिक वो टैक्स देना पड़ेगा। किसको? अगर रेजिडेंट पाकिस्तानी है। इसी तरह अगर शिप, व्हीकल और ऑल फ्लोटिंग क्राफ्ट इंक्लूडिंग जितने भी उसके टग्स हैं, ड्रेडजर हैं और सर्वे व्हीकल्स या स्पेशलाइज क्राफ्ट दिस दैट जो भी शामिल हैं इसके, उसमें वो शेल पे अ टनेज टैक्स ऑन द अमाउंट इक्विवेलेंट टू 15 US सेंट पर टन ऑफ द ग्रॉस रजिस्टर्ड टन पर कैरेक्टर वेग्यू प्रोवाइडेड दैट ईच शेल नॉट एक्सीड द $1 से एक्सीड नहीं होगी। मैक्सिमम जो है $1 ही देगा और उसकी टनेज के हिसाब से, अदरवाइज जो है 15 सेंट देगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम बात कर लेते हैं कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट अमाउंट मीन्स द रुपी इक्विवेलेंट ऑफ द डॉलर, यानी कि अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो जो डॉलर का कन्वर्टिबल रेट होगा उसके फर्स्ट डे ऑफ दिसंबर को इन केस ऑफ अ कंपनी एंड फर्स्ट डे ऑफ सितंबर को इन केस ऑफ अ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर जो के रेट होगा उसके मुताबिक उसको चेंज किया जाएगा। अमाउंट जो होगी उसकी इक्विवेलेंट अमाउंट होगी। इसी तरह सब सेक्शन सी है, ए पाकिस्तान रेजिडेंट शिप ओइंग कंपनी रजिस्टर्ड विद द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, के एक शिपिंग कंपनी है जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है एंड आफ्टर 5th डे ऑफ नवंबर 2019 के बाद जो है एंड हैविंग इट्स ओन सी वर्दी वेसल्स रजिस्टर्ड अंडर पाकिस्तान फ्लैग के होगा, शेल पे अ टनेज एंड एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू सर्वे ऑफ 5 US सेंट पर टन ऑफ द ग्रॉस रजिस्टर्ड टनेज पर एनम। तो वो जो कितनी है वो 5 सेंट के हिसाब से देगी, 75 US सेंट के हिसाब से, टनेज के हिसाब से टैक्स पर पे करेगी। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट बी एप्लीकेबल आफ्टर 30 जून 2030 के बाद इस पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी, 2030 तक ये होगी। सेक्शन 7 भी है टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट, जो प्रॉफिट आता है डेट में तो उसमें टैक्स का क्या रेट होगा। अभी हमने पीछे वो उसकी पढ़ी भी थी क्लास, तो इसमें है सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेट टैक्स शैल बी इम्पोज्ड एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 3A ऑफ पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, 3A of the part 1 of the first schedule on every person other than the company who receive a profit on debt of the person mentioned in class A to D of subsection 151। तो कितना होगा ये हम देख भी लेते हैं कि 3A जो है, डिवीजन 3A ये पीछे थी, तो डिवीजन 3A प्रॉफिट ऑन डेट ये देखें, इसमें आ रहा है कि अगर तो रेट ऑफ टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट इम्पोज अंडर 7B होगा तो शैल भी 15% उस पर टैक्स का रेट लगेगा और हाँ 15% टैक्स का रेट है। ठीक है, तो ये हमने इसमें पढ़ लिया है, तो ये तो डिवीज़न में उसमें बता दिया गया। तो सब सेक्शन 2 है द टैक्स इम्पोज अंडर सब सेक्शन 1 के, जो कि 15% हमने बात की, वो होगा अदर दैन द कंपनी रिसीव्स द प्रॉफिट ऑन डेट शैल कंप्यूटेड और अप्लाइंग द रेलेवेंट रेट ऑफ टैक्स ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट, जो कंपनी होगी वो रेलेवेंट रेट करेगी। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई ऑन द प्रॉफिट ऑन डेट, किस पे ये नहीं अप्लाई होगा, ये एक वो 5 मिलियन वाली जो हमारी शर्त है कि 5 मिलियन से जब एक्सीड हो जाता है तो नॉर्मल रेट में आ जाता है, एक तो वो होगी। इफ़ इट इज़ एग्जाम्प्ट अंडर दिस ऑर्डिनेंस, अगर तो एग्जाम्प्ट है तो फिर तो टैक्स होगा ही नहीं। दूसरा ये है कि एक्सीड 5 मिलियन रुपीज़, अगर 5 मिलियन तक का प्रॉफिट ऑन डेट है दैन तो 15% चार्ज होगा, अगर 5 मिलियन से प्रॉफिट ऑन डेट जो एक्सीड कर जाता है तो देन फिर जो है वो नॉर्मल टैक्स में ट्रीट होगा इसका। अब ये आ गया 7C टैक्स ऑन बिल्डर्स, बिल्डर्स के रिलेटेड जो टैक्स जैसे लगना है इसके बारे में इसमें बताया गया है 7C में। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस अ टैक्स शैल बी इम्पोज्ड ऑन द प्रॉफिट और गेन पर्सन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से जो कर रहे हैं एंड द सेल ऑफ द रेजिडेंशियल कमर्शियल एंड अदर बिल्डिंग्स एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन, किस में है ये डिवीजन 8A पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल।
उसमें रेट बताए गए हैं। तो वो हम बिल्डर्स का रेट भी बता देते हैं कि टैक्स ऑन बिल्डर्स का क्या रेट होगा। ये अब डिवीज़न जो है हम निकाल लेते हैं। डिवीज़न 8 है और 8(1)(a) है। 7 है, ये डिवीज़न 7 और एट आ गई और 8(a), यानी कि ये अब देखें कि फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 है और इसमें डिवीज़न 8(a) है। टैक्स ऑन बिल्डर्स, बिल्डर से किस तरह टैक्स लिया जाएगा, ये इसमें वो सेक्शन 7(c) का भी हवाला दिया गया है। वो जैसे आपकी कॉल आई थी कि इसमें बताते भी जाएं सर रेट्स क्या हैं, तो मैं इसलिए ये जो अब ना कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ बताता जाता हूँ। तो अब बात हो रही है बिल्डर्स की कि अगर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद का बिल्डर है तो फिर उसके कमर्शियल बिल्डिंग के लिए 210 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो जितने स्क्वायर फुट की वो बिल्डिंग होगी 210 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट, उसको 210 से स्क्वायर फुट को मल्टीप्लाई करें, जितना होगा वो टैक्स देंगे आप। इसी तरह हैदराबाद, सखर, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल, पेशावर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मर्दान और कोयटा में बना रहे हैं तो उसमें भी सेम रेट है, 210 पर स्क्वायर फुट है। और अगर आप बना रहे हैं अर्बन एरिया नॉट स्पेसिफाइड इन ए एंड बी, तो और कोई अर्बन एरिया तो उसमें भी कमर्शियल के लिए सेम रेट है। अच्छा, अब फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग क्या है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए अब उन्होंने एरिया स्पेसिफाई कर दिया गया है कि अगर तो अप टू 750 स्क्वायर फुट है, 750 स्क्वायर फुट तक ये लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में 20 रुपये पर स्क्वायर फुट होगा। बाकी जो बी में जैसे दिया गया था सखर, गुजरांवाला, साहिवाल, बाकी उसमें 15 रुपये और बाकी अर्बन एरिया में 10 रुपीज़ होगा। इसी तरह जब एक्सीड कर जाएगी बिल्डिंग की स्क्वायर फुट, 750 से स्क्वायर फुट ज़्यादा होंगे 1500 तक, तो उसमें ये 40 रुपये पर स्क्वायर फुट हो जाएगा। और दूसरे शहरों में 35 और नॉन अर्बन जो अर्बन है उसमें 25। इसी तरह 1500 से ऊपर स्क्वायर फुट अगर हो जाते हैं तो उस पर ये 70 रुपये पर स्क्वायर फुट हो जाएगा और बाकी का इसी तरह 55 और ये होगा। इसी तरह आगे डेवलपर्स का भी रेट दिया गया है। अगला सेक्शन जो हमने पढ़ना है वो 7D जो है वो डेवलपर्स के रिलेटेड है। तो डेवलपर्स का भी इधर दिया गया है कि कराची, लाहौर जो है वो ₹2 पर स्क्वायर फुट, कमर्शियल प्लॉट जो हैं उसको 210 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के लिए है, यार्ड में आ जाएगा ना। बाकी शहर जो है उसमें भी 210 और कमर्शियल का ऐसे ही है। जो रेजिडेंशियल है उसमें भी यार्ड में आ गया, लेकिन रेट आलमोस्ट वही रहे हैं। तो इस तरह से ये हम अभी क्योंकि इसको आगे पढ़ना है तो उधर मैं बता देता हूँ। तो ये तो आ गया डेवलपर का रेट। अब जो डेवलपर का है, टैक्स इम्पोज अंडर सेक्शन 1 शैल बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द रेलेवेंट रेट ऑफ टैक्स एरिया रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड अदर बिल्डिंग्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड फॉर द सेल। जो सेल के लिए बनाया गया है उसकी कंस्ट्रक्शन पे ये होगा। दी बोर्ड में प्रेस्क्राइब्ड, इसमें बोर्ड कुछ प्रेस्क्राइब रूल भी बता सकता है, उसके मुताबिक होगा। द मोड एंड मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स जो है उसका भी अंडर दिस सेक्शन वो रूल बनाए जा सकते हैं। अथॉरिटी ग्रांटेड अप्रूवल ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स को अथॉरिटीज़ कंप्यूट करेंगी। इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर ऑफ अथॉरिटीज़ अप्रूविंग, सस्पेंडिंग, कैंसलिंग, ऑब्जेक्टिंग सर्टिफिकेट शैल बी मैटर ऑफ कनेक्टेड विद द ancillary thereto. Subsection 4 है, this section shall apply to the project undertaken for the construction and sale of residential commercial building initiated and approved। कहाँ होंगी, जो कि 2017 में इनिशिएट हुई और अप्रूव हुई उसमें होगा। और फॉर दिस पेमेंट रूल जो है 13S जो है ऑफ द इनकम टैक्स रूल 2002 हैज़ बिन मेड फॉर द डेवलपर्स ड्यूरिंग 2017 जो बनाए गए थे उसके मुताबिक ये रूल्स होंगे। और फिर जो चीफ कमिश्नर हैज़ इशूड अ ऑनलाइन शेड्यूल ऑन द एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट्स एंड पेड टू द डेवलपर अकॉर्डिंग टू द 13U। तो जो 13U है, अगर जिसकी इंस्टॉलमेंट्स आ रही हैं, मोस्टली जो प्रोजेक्ट ये इस तरह से बेचते हैं ना कि इंस्टॉलमेंट्स में आ रहे होते हैं, तो जिनकी इंस्टॉलमेंट्स हैं उन पे किस तरह से टैक्स कलेक्ट करना है ये भी रूल में प्रिस्क्राइब किया गया है। तो इसका मतलब है कि अब जो डेवलपर है, जो बिल्डर है, अभी बिल्डर की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद डेवलपर में आएंगे। तो बिल्डर जो है उसका
कमर्शियल का तो 210 रुपये पर स्क्वायर फुट है, वो चाहे किसी भी अर्बन एरिया में होगा। रेजिडेंशियल का जो है कराची, लाहौर और इस्लामाबाद का जो है वो 750 तक एक है, 750 से ऊपर है, और 1500 से ऊपर हो जाता है तो 70 रुपये पर स्क्वायर फुट होता है। तो इसी तरह कुछ शहर जो मेंशन किए गए हैं उनका कम हो जाता है और अर्बन का और कम हो जाता है। तो ये टैक्स जो है कमिश्नर जैसे कहेगा, रूल में प्रेस्क्राइब किया गया है कि जैसे आपके पास आएंगे वो इसकी जैसे आपके पास आएगी इंस्टॉलमेंट्स, तो इंस्टॉलमेंट पे किस तरह से पे करने हैं ये भी बताया गया है इसमें। और जब हम बात करते हैं 7D की, तो 7D टैक्स ऑन डेवलपर्स है। तो डेवलपर्स का भी हमने जैसे ही उधर जाके हमने पढ़ लिया था डिवीजन 8B पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल में कि स्क्वायर यार्ड्स में दिया गया 210 पर स्क्वायर यार्ड अगर कमर्शियल प्लाट्स हैं, और अगर वो हैं रेजिडेंशियल प्लाट्स हैं तो उनका भी बताया गया है कि वो रेजिडेंशियल प्लाट्स पे किस तरह से टैक्स लेना है, वो भी यार्ड्स में है, वो हमने पहले ही इसमें आपको बता दिया। तो ये जैसे कि हमने बिल्डर्स के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही डेवलपर के बारे में कि सेक्शन 1 के मुताबिक जो है इसका टैक्स कंप्यूट किया जाएगा और रेट जो लगाया जाएगा कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लाट को, और बोर्ड जो है वो इसके रूल बना सकता है, प्रेस्क्राइब कर सकता है कि किस तरह से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा और जमा करवाया जाएगा। अथॉरिटीज़ किस तरह से अप्रूवल ग्रांट करेंगी कंप्यूटेशन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स की, और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर ऑफ अथॉरिटीज़ फॉर अप्रूविंग, सस्पेंडिंग एंड कैंसलिंग और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट शेल मैटर कनेक्टेड विद द एंसिलरी देयर टू, के इसके साथ कनेक्टेड होंगी। दिस सेक्शन शेल अप्लाई ऑन द प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग फॉर द डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लाट्स इनिशिएटेड एंड अप्रूव, जो कि 2017 में जिनकी अप्रूवल हुई है और उनके लिए किया जाएगा। इसमें वो जैसे कि पेमेंट्स का बताया गया 13S जो है इनकम टैक्स रूल 2002 का, उसमें रूल्स बताए जाएंगे। एंड इसकी जो है डेवलपर्स का ड्यूरिंग द 2017, और जो चीफ कमिश्नर है हैज़ इशू अ ऑनलाइन शेड्यूल फॉर द एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट्स एंड पेड द डेवलपमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स 13ZB ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो आगे है सेक्शन 7E। सेक्शन 7E है टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। सेक्शन 7E का हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी पहले ही 7E के मतलब जो है लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, जिसमें हमने कोर्ट के फैसलों का भी जिक्र किया था कि 7E क्या था कि इसमें डीम्ड इनकम है कि अगर आपके पास कोई प्लाट है खाली पड़ा हुआ है तो उस पे आपको डीम्ड इनकम समझा जाएगा कि जो जितनी उसकी वैल्यू है उसका 5% जो है डीम्ड इनकम है, और उस पे 20% फिर टैक्स लिया जाएगा, जो ऑलमोस्ट उसकी बन जाता है 1% ऑफ द वैल्यू, जो है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू का 1% उस पर टैक्स लिया जाएगा। लेकिन इसमें से कुछ एक्सक्लूजन है। एक्सक्लूजन ये है कि आपके पास अगर एक ही प्लाट है तो उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, अगर आपके पास एक जो घर है जिसमें रह रहे हैं उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, अगर जो अपना बिज़नेस के लिए आप यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी बिज़नेस प्रीमिसेस है और आप टैक्स दे रहे हैं उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, घर है उसको टैक्स रेंट आउट किया है, रेंटल इनकम पे आप टैक्स दे रहे हैं उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम है उस पर ये डीम्ड इनकम नहीं ली जाएगी, 7E उस पर अप्लाई नहीं होगी। इस तरह फिर कुछ एग्जाम्पशन है शोहदा के लिए हैं, जो वार वाउंडेड पीपल्स हैं, जहाँ आर्म फोर्सेस को मिले हैं, या फिर ऐसे जिनके स्टॉक इन ट्रेड में है, तो इसके ऑलरेडी लेक्चर्स उस पर पड़े हुए हैं बहुत तफसील के साथ। लेकिन अगर आप फील करें कि इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हम उसको भी आपको बता देंगे। तो अब जो सेक्शन 7F है जो अभी इंक्लूड किया गया है, ये अगर मैं आपको बता दूं इसका भी चलते चलते ताकि वो आज के में भी कंप्लीट हो जाए। 7F है टैक्स ऑन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, क्योंकि पहले तो वो 2017 की मेंशन किया गया है, उस वक्त अप्रूवल दी गई और उसमें है। तो अब ये क्या है, इसमें a tax shall be imposed at the rate specified in division 1 or 2 of part 1 of the first schedule। 1 and 2 वो है जिसमें स्लैब्स बनाए गए हैं कि आपको टैक्स रेट जितना आपकी 6 लाख तक इनकम है कोई टैक्स नहीं है, 6 लाख से अगर बढ़ती जाएगी तो वो स्लैब बढ़ता जाएगा प्रोग्रेसिव। और इसी तरह जो 2 है जिसमें कंपनी है स्मॉल कंपनी 20%, और दूसरी जो एक तो वो कहता है कि उसमें आपको प्रॉफिट जो है उसके बारे में टैक्स का बताया गया है।
टैक्स ऑफ प्रॉफिट फॉर एवरी पर्सन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस वो बताया गया। उसके अलावा जो क्लास ए इसकी है कंस्ट्रक्शन एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल अदर बिल्डिंग्स का, एंड डेवलपमेंट एंड द सेल ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्लॉट्स का एक्टिविटीज एज मेंशन इन ए एंड बी अबव फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन टैक्स ऑन प्रॉफिट शैल बी। तो क्या होगा, प्रॉफिट पे जो टैक्स होगा वो 10% ऑफ द ग्रॉस रिसीट ऑफ द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन क्लास ए ऑफ सेक्शन 1, यानी कि जितनी रिसीट होगी उसका 10% टैक्स होगा और 15% ऑफ द ग्रॉस रिसीट एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन क्लास बी। जो क्लास बी में बताया गया है डेवलपमेंट ऑफ द प्लाट उस पर 15% होगा और जो कंस्ट्रक्शन होगा उस पर 10% टैक्स चार्ज किया जाएगा। इसी तरह 12% ऑफ द ग्रॉस रिसीट ऑफ द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड एंड सी में जो है एक्टिविटीज मेंशन इन ए एंड बी एंड अबव उसमें इतना होगा। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट it is clarified that provision of this section shall only apply in respect of income occurring from the gross receipt from the activities specified in subsection 1 and shall not be applied to the income from any other source। तो ये सिर्फ इस इनकम के लिए अप्लाई होगा, अदर सोर्स से कोई इनकम होती है तो उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह सबसेक्शन 3 है, फॉर वेयर द टैक्स पेयर वाइल एक्सप्लेनिंग द नेचर एंड द सोर्स ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड or investment made, money value articles owned or funds from the expenditure was made taken into account, any source of income which is subject to tax under this section shall not be allowed to tax credit in sum of exceed the profit। जो आपने 10% रिसीट में देना है उसमें वो आपको क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। इसी तरह प्रोवाइडेड दैट वेयर टैक्स इनकम अंडर सेक्शन 9 is more than the taxable profit under this section, taxpayer shall entitled to take credit of such income subject to payment of tax at the rate specified in division 1 and 2। कि अगर क्रेडिट लेके टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है तो वो फिर इस तरह से देगा। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ बिल्डर और अ डेवलपर एस्टेब्लिश बाय द एक्ट of the Parliament of Provisional Assembly by the Presidential Order and the otherwise। तो ये जो कन्फ्यूजन एक आ रही थी कि बिल्डर्स और डेवलपर पे ये शेल जो ना नहीं अप्लाई होगा, दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई ऑन बिल्डर एंड डेवलपर। वो तो बाकी कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है और उसको प्रॉफिट आ रहा है तो उस पे होगा। जो स्पेसिफिक बिल्डर एंड डेवलपर है वो तो उसी थे जिससे हमने 7C और 7D में पढ़ा है, उसी के मुताबिक टैक्सेस दिए जाएंगे। President who engage activity of the benefit of the employee and otherwise including the activities for planning and development and provision of section 7 regulated housing and ancillary facility and अगर कोई गवर्नमेंट के लिए कर रहा है, बिल्डर डेवलपर पार्लियामेंट ऑफ असेंबली के लिए कर रहा है तो उन पे ये अप्लाई होगा। तो ये अब सेक्शन 8 क्या है, जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू टैक्स इम्पोज अंडर सेक्शन 5, 5A, 5AA, 6, 7, 7A, 7B एंड 7E के ये जो हमने जो टैक्सेस का जिक्र किया है इन पे जो जनरल प्रोविज़न किया है सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस टैक्स इम्पोज अंडर सेक्शन ये जो ऊपर बयान किए गए हैं शेल बी द फाइनल टैक्स एंड अमाउंट रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स इम्पोज। तो इन पे जो टैक्स लिया जाएगा वो फाइनल टैक्स होगा, ठीक है, वो एडजस्टेबल नहीं होगा। सच अमाउंट शेल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर एनी हेड ऑफ द इनकम in computing the taxable income or the persons who derived it from the tax year। तो जो बाकी कोई इनकम होगी सच अमाउंट शैल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर एनी हेड ऑफ द इनकम, दूसरे किसी हेड के इनकम के अगेंस्ट नहीं ये डिडक्ट होगी। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर दिस ऑर्डिनेंस फॉर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द अमाउंट। तो कोई डिडक्शन भी नहीं अलाउड होगी। और एन अमाउंट शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाई एनी डिडक्शन अलाउंस आर सेट ऑफ लॉसेस के लिए नहीं होगी। तो टैक्स पेएबल बाय अ पर्सन अंडर सेक्शन ये 5, 5A और दिस सारों के शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी टैक्स क्रेडिट। तो कोई टैक्स क्रेडिट भी नहीं होगा इनका, तो फाइनल टैक्स ये होगा वो पे करना ही होगा। द लायबिलिटी ऑफ पर्सन अंडर सेक्शन 5, 6, 7 शैल बी डिस्चार्ज टू द एक्सटेंट दैट इन केस द shipping and air transport income the tax has been paid accordance with section 143 and 144 as the case may be, वो भी हम पढ़ेंगे इसमें। और in any other case tax payable has been deducted source under division 3 part 4 of the chapter 10। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने चैप्टर 2 की कंप्लीट की हैं। इसके बाद हम चैप्टर 3 पे आएंगे, लेकिन आज के लिए मैं समझता हूँ कि इतना ही काफ़ी है। तो अब आपने इसमें जो सीखा बिल्डर्स का, डेवलपर का, शिपिंग का,
डीम्ड इनकम का और इन पे टैक्स का, और फिर किस तरह से वो जो फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 में डिविजन्स में कैसे कैसे टैक्स के रेट्स बताए गए हैं वो भी आपने सीखा। उम्मीद है कि आप इसको सीख रहे होंगे और दूसरों को सिखाने के लिए आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे होंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या मुझे कॉल करें, तो वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।